अब टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोल सकते हैं हम इसको। आरबीएससी में तो इससे आए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस साल पेपर नहीं हुए, नहीं तो इस साल भी ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, इसकी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी हमने। डाइपोल होता है एक पेयर चार्ज का, जिसमें एक चार्ज होता है माइनस क्यू, एक चार्ज होता है प्लस क्यू। दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। उस डिस्टेंस को हमने एज्यूम किया था 2a। ठीक है, तो ये हमने एक डाइपोल बना दिया। अब हमें डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला चाहिए हमें। तो उसके लिए बात करते हैं एक्सियल लाइन की, कि एक्सियल लाइन होती क्या है। एक्सियल लाइन होती है, दो लाइन की बात करेंगे हम, एक तो एक्सियल लाइन और एक इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन होती है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये लाइन एक्सियल लाइन होती है। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये पूरी लाइन एक्सियल लाइन होती है। और इक्वेटोरियल लाइन होती है, इसके दोनों चार्जेस को जो मिलाया आपने उसका सेंटर है, उसके सेंटर पे एक बाइसेक्टर लाइन, ये इक्वाटोरियल लाइन होती है। तो इक्वाटोरियल लाइन पे भी हमें डेरिवेशन करना है और एक्सियल पे भी करना है। तो पहला हम एक्सियल लाइन पर कर रहे हैं, तो ये मैंने एक्सियल लाइन बना दी, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये लाइन एक्सियल लाइन हो गई। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों सोर्स चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अपना। दोनों मैग्नीट्यूड में आपने इक्वल लिए हैं, तो दोनों ही सोर्स हैं। तो कहीं पे भी एक्सियल लाइन पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका होगा या इसका होगा, तो दोनों ही सोर्स चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही होगा। अब जैसे कई सारों को लगता है कि ये तो दूर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा, तो इसके एरिया में ही ले रहे हैं हम। इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है वहाँ उसी के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है, क्योंकि उसका इफेक्ट यहाँ तक होना ज़रूरी है। हम दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कई सारों को और यूँ भी लगता है कि, अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि मैं यहाँ एक टेबल फैन रख देता हूँ और यहाँ भी एक टेबल फैन रख देता हूँ। अब यहाँ पर कोई इंसान है जिसको हवा आ रही है उस टेबल फैन की, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि इस टेबल फैन की आ रही है, इसकी आ रही है, तो आपका आंसर होगा कि दोनों की आएगी, क्योंकि ये भी टेबल फैन यहाँ से हवा फेंक रहा है और ये भी यहाँ से हवा फेंक रहा है, तो हवा तो दोनों की आएगी। हाँ, इसकी कम आएगी क्योंकि ये दूर है, इसकी ज़्यादा आएगी। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, तो इस चार्ज का भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि दोनों ही चार्जेस है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे दोनों यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें यहाँ से इसका मैं सेंटर ले लेता हूँ, और सेंटर से जो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, तो ये हाफ डिस्टेंस a हो गए। नेक्स्ट कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, उसका डिस्टेंस हम उसके सेंटर से ही मेजर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो डिस्टेंस हमने दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a लिया है, इसका रीज़न क्या है कि हम आगे डेरिवेशन में ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सेंटर से मेजर करेंगे। तो वही यहाँ पर हमारे काम आएगा कि अब हमने 2a ले लिया, तो हाफ डिस्टेंस a हो गया, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ सेंटर से मैंने इसका डिस्टेंस ले लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल r से। तो ये अब मैं इसको नेम दे देता हूँ। एक चार्ज तो मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको मैं a नेम दे देता हूँ, इसको मैं b नेम दे देता हूँ, इसको मैं O नेम दे देता हूँ सेंटर को, इसको मैं C नेम दे देता हूँ। तो हमें C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से। और डाइपोल में क्या है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स होता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, और मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इस चार्ज की वजह से, तो हमने पढ़ा कि आउटवर्ड्स होता है, आउटवर्ड्स मतलब इससे दूर जाता हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर जाता हुआ ऐसा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे कोई ये यहाँ पर ये मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर, तो अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब इसकी तरफ आता हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा इसकी तरफ आता हुआ। तो पॉजिटिव का तो आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। अब इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड्स। ये देखिए इससे दूर जाता हुआ बनाया मैंने, प्लस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इससे दूर जाता हुआ, आउटवर्ड्स इससे दूर जाता हुआ। और उसको डिनोट कर रहा हूँ मैं E प्लस क्यू से, E के नीचे स्मॉल
क्यू लिखा मैंने, पॉजिटिव क्यू। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स इससे दूर जाता हुआ, तो वो मैंने दूर जाता हुआ बना दिया यहाँ पर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज का भी होगा। अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्वर्स, मतलब उसकी तरफ जाता हुआ। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, सॉरी माइनस स्मॉल क्यू चार्ज का इन्वर्स, ई माइनस क्यू। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी है, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज का इन्वर्स। और अब मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाऊंगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से, तो उसकी डायरेक्शन डिनोट की जाएगी पी कैप से। पी कैप वापस वही यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिनोट करता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है पी कैप, जो होती है माइनस से प्लस। तो ये हमने पूरा डायग्राम कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इस सी पॉइंट पर। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों वेक्टर है। तो हम जो डेरिवेशन करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में करेंगे। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूँ मैं सी पर प्लस क्यू चार्ज की, जिसकी डायरेक्शन तो हमने डायग्राम में बनाई रखी है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो हमारे पास वापस वही बात कि दो फॉर्मूला है एफ बाई क्यू नॉट और एक फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप ये बताइए इसमें ये चार्ज कौन से चार्ज हैं, टेस्ट चार्ज है या सोर्स चार्जेस हैं? तो ये सोर्स चार्ज हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो ये सोर्स चार्ज। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने डिनोट किया है ई प्लस क्यू से, तो मैं ई प्लस क्यू ही लिखूँगा। फॉर्मूला है के क्यू, तो क्यू अपॉन आर होता है डिस्टेंस, उस चार्ज की वजह से जिस भी लोकेशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वहाँ तक का डिस्टेंस। तो चार्ज मेरा यहाँ पर है, लोकेशन यहाँ पर है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस, इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे, तो मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। अब डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है कि इतना डिस्टेंस आ रहा है, इसमें से अगर मैं ए को माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस आएगा हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से यहाँ तक बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो ये, तो ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। अभी ये स्केलर फॉर्म में, अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे बस यहाँ पे डायरेक्शन और बतानी पड़ेगी। तो ई प्लस क्यू आप देखिए डायग्राम में, ई प्लस क्यू का जो डायरेक्शन है वो पी कैप की डायरेक्शन में है। अब पी कैप की डायरेक्शन में तो मैं यहाँ पे पी कैप लिख दूंगा, ये पी कैप लिख दिया मैंने। और जैसे डायरेक्शन लिखा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जिसको मैंने लिखा है ई प्लस क्यू और के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी के भी फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम सेम लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लिखनी है मुझे। फॉर्मूला क्या है, इसको मैंने डिनोट किया है ई माइनस क्यू से, तो मैं ई माइनस क्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ई माइनस क्यू वेक्टर, पहले मैं वेक्टर साइन बाद में लगाऊंगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला वापस मैं यही यूज़ करूँगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के और क्यू। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि अब मैं लिख रहा हूँ इस चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज है नेगेटिव। तो अब मुझे यहाँ नेगेटिव लेना है या नहीं लेना है, माइनस क्यू मैं लूँ या नहीं लूँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें सब कि माइनस क्यू लेना है या नहीं लेना है। तो इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि आप माइनस क्यू नहीं लोगे, माइनस क्यू नहीं लोगे। जो भी क्वांटिटी वेक्टर के लिए जब हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हम माइनस क्यू नहीं लेंगे, वहाँ पर माइनस अपने आप डायरेक्शन की वजह से आ जाएगा खुद ही। अब अगर आप क्यू का भी माइनस ले लोगे फिर डायरेक्शन का भी माइनस ले लोगे तो वो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है। तो आपको माइनस लेना है या नहीं लेना है, तो जब तक हम वेक्टर के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम माइनस नहीं लेंगे, मतलब मैं यहाँ माइनस क्यू नहीं लिखूँगा। न्यूमेरिकल में भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें माइनस क्यू नहीं लिखना है, हमें माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू ही लिखना है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर स्केलर है तब तो हमें माइनस लिखना ही पड़ेगा, फिर वहाँ माइनस आने का डायरेक्शन से तो कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस डायरेक्शन से आ जाएगा, तो आपको यहाँ माइनस क्यू नहीं लिखना है जब तक आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए सॉल्व करोगे। चाहे फोर्स की बात हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो या किसी भी अदर क्वांटिटी की बात हो, अगर वो वेक्टर है तो आप माइनस क्यू नहीं लिखोगे। तो जैसे मैंने यहाँ माइनस क्यू नहीं लिखा, माइनस आना है वो डायरेक्शन की वजह से आ जाएगा अभी।
अब मैंने इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे अब जो डिस्टेंस है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेना पड़ेगा। चार्ज इस बार मेरा ये है माइनस क्यू, तो मुझे पूरा ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस इतना तो आर है और इतना ए है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लिखनी है आप, क्योंकि ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मुझे डायरेक्शन और लिखनी है। तो आप डायग्राम में देखोगे आप तो ई माइनस क्यू का जो डायरेक्शन है वो पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पी कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब मुझे यहाँ माइनस पी कैप लिखना पड़ेगा, ये मैंने माइनस पी कैप लिख दिया। अब देखिए माइनस आ गया अपने आप। अब अगर आप यहाँ भी माइनस लिख देते तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता, तो हमारा ये गलत हो जाता। तो किसी भी एक तरीके से हमें माइनस लिखना होता है। तो हम स्टार्टिंग से एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हम जो माइनस लाएंगे वो हम डायरेक्शन से लेके आ जाएंगे, हमें मैग्नीट्यूड में, चार्ज की मैग्नीट्यूड में माइनस काम में नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ माइनस काम में नहीं लिया। अब इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी के। तो ये हमारे पास ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों आ गए। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू, एक वैल्यू ये वाली है, एक वैल्यू ये वाली है। हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर कि कितना होगा। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम करने वाला रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, डायग्राम थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे। ई वेक्टर इक्वल्स टू ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर, ये मैंने वेक्टर सम कर दिया इनका। वैसे तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे आपने 11 में काफ़ी पढ़ा होगा ये कि जैसे एक फोर्स इधर की तरफ है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर की तरफ है 2 न्यूटन का। अब अगर मैं इस पार्टिकल पे आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछूं तो आप बोलोगे कि 3 न्यूटन इस पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो आपने माइनस किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 माइनस 2 किया। वेक्टर के अंदर क्या होता है, होता तो सम ही है, अगर माइनस होना होगा तो वो अपने आप साइन के साथ जब आएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने डायरेक्ट माइनस किया, ऐसे यहाँ आपको डायरेक्ट माइनस नहीं करना, क्योंकि मैं वेक्टर सम करूँगा माइनस अपने आप हो जाएगा। तो वेक्टर के अंदर सम ही होता है। तो मैंने ये रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। माइनस होना होगा क्योंकि माइनस होंगे, ये एक इधर है एक उधर है, तो माइनस तो होंगे, पर वो माइनस अपने आप, हमने जब वेक्टर फॉर्म में कर ही रहे हैं हम डेरिवेशन, तो माइनस अपने आप हो ही जाएगा वो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ये तो ई प्लस क्यू का वैल्यू हो गया, ई माइनस क्यू का वैल्यू है माइनस के क्यू। आप चाहो तो यहाँ ऐसा लिख सकते हो, पहले मैं प्लस लिखता हूँ, फिर यहाँ माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। अब ये प्लस माइनस होना तो माइनस ही है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दिया था पहले, तो अब मैं माइनस ही लिख देता हूँ। ये माइनस लिख दिया मैंने। अब ये देखिए, ये देखिए अब दोनों अपने आप माइनस हो गए। तो आप वेक्टर फॉर्म में करोगे तो आपको माइनस अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस अपने आप डायरेक्शन की वजह से खुद ही आ जाएगा। तो ये जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो इनका रिजल्टेंट माइनस करके ही निकालना था, अपने आप माइनस आ गया। लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें प्लस लिखना पड़ता है। वेक्टर सम का रूल ही यही है कि आपको प्लस ही करना होगा, माइनस होना होगा अपने आप हो जाएंगे, जैसे यहाँ हो गए अपने आप। अब ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर मुझे जो भी कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ के क्यू कॉमन आ रहा है, पी कैप भी कॉमन आ रहा है, उसको मैं पीछे लिखूँगा। तो यहाँ बचा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप मैंने पीछे लिख दिया। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ इनका, तो एलसीएम आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो इससे इसको मैं डिवाइड करूँगा तो इतना टाइम जाएगा, ये बचेगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ऐसे ही सेम यहाँ पर इसका डिवाइड करूँगा इसमें, तो इतनी टाइम जाएगा, ये बचेगा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। वैसे तो एलसीएम सबको आता है, फिर भी नहीं आता तो इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, यही किया है मैंने, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। ये देखिए पीछे पी कैप चल ही रहा है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, तो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ ए माइनस बी का, देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, 2ab ये रहा। सेम ये कहीं मुझे यहाँ लिखना, बस अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में यहाँ माइनस आता है, ये हो गया पी कैप, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल के इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ। तो ये मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब मैं ये माइनस अंदर भेजूँगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ra माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है बाहर वाला, यहाँ बस आइडेंटिटी यूज़ कर ली हमने, और यहाँ पी कैप चल ही रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2r प्लस 2r है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाहर चल रहा है हमारा, यहाँ हो गया 4ra अपॉन और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाहर चल रहा है पी कैप। अब ये जो फॉर्मूला मैं लाऊंगा इसको लाऊंगा मैं डायपोल मोमेंट की फॉर्म में। डायपोल मोमेंट मतलब पी की फॉर्म में। पी का फॉर्मूला आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में मिला था q इंटू 2a, जिसको आप 2qa लिख सकते हो। ये डायपोल मोमेंट था। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी काम में लिया था हमने माइनस से प्लस, तो ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है q इंटू 2a, जिसको आप 2qa लिख सकते हो। तो मुझे यहाँ p बनाना है। अब p बनाने के लिए मुझे 2qa को यहाँ ढूंढना पड़ेगा, तो q भी है मेरे पास, a भी है और 4 है, 4 में से मैं 2 निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैं 2qa बनाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे p लाना है फॉर्मूला के अंदर। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू k और मैंने 2qa लिख दिया है यहाँ पर, ये 2qa मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो बचा उसको लिख देता हूँ मैं। तो q मेरा काम में आ गया, a मेरा काम में आ गया। अब 4 में से 2 यहाँ काम में आ गया, देख तो 2 बच गया और एक r बच गया, ये 2r, पीछे पी कैप चल ही रहा है और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर और ए की। ए जो होता है, जो 2a था, वो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था। और जब हमने डायपोल पढ़ा था तो हमने साफ साफ बोला था कि ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसको 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 9, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम, तो इसका हाफ डिस्टेंस और ज़्यादा कम। और जो आर है वो इसके कंपेरिजन में, ये जो आर है ए के कंपेरिजन में बहुत लार्ज होता है। आर तो एक डिस्टेंस है जो डायपोल से हम कितना भी ले सकते हैं, तो जो आर होता है वो ए के कंपेरिजन में लार्ज होता है। R इज़ वेरी लार्ज देन A, सो ए स्क्वायर को मैं 0 ले लूँगा R के कंपैरिजन में। ये हम फिजिक्स में आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई लार्ज वैल्यू है और कोई स्मॉल वैल्यू है तो स्मॉल वैल्यू को अगर हम लार्ज वैल्यू में प्लस या माइनस करते हैं तो हम स्मॉल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन उससे ईजी होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ कि जो R है वो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा है और A जो मैग्नीट्यूड में बहुत कम है। अब मैं इसमें से स्मॉल मैग्नीट्यूड का वैल्यू माइनस नहीं करूँगा, इसको इग्नोर ही कर दूँगा। इग्नोर करने का मतलब 0 कर देंगे। तो जो स्मॉल वैल्यूज़ होती है उनको 0 कर सकते हैं। और स्मॉल वैल्यू यहाँ पर A है। A डायपोल की डेफिनेशन में बोला गया कि ये जो A होता है 2A होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो A R के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए A स्क्वायर को मैं R स्क्वायर के कंपेरिजन में 0 कर दूँगा। दूसरा कि 2qa इसको मैं लिख दूंगा P, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया ये। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E वेक्टर इक्वल्स टू K बचा हमारे पास, इसको मैं लिखूंगा P, ये हो गया 2R, P कैप चल रहा है बाहर, अपॉन और A स्क्वायर को मैंने कर दिया 0, तो R स्क्वायर और R स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया R की पावर 4। अब मैं R से R की पावर 4 कैंसिल करूँगा तो ये बनेगा, 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, 2kp, इससे ये R की पावर 4 कैंसिल होगी तो R तो ऊपर वाला तो गया और बचा P कैप अपॉन R की पावर 3। अब यहाँ फिर एक 11 से मैं फॉर्मूला लिखूंगा यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखिए 11 में क्या था कि कोई भी यूनिट वेक्टर A वेक्टर इक्वल्स टू होता है, सॉरी A कैप इक्वल्स टू होता है A वेक्टर अपॉन मोड A वेक्टर, और मोड A वेक्टर होता है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप इसको मोड A वेक्टर को आप A लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं A वेक्टर का फॉर्मूला बनाऊंगा तो बनेगा A कैप। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको 11th में मिल जाएगा। तो A वेक्टर अपॉन A, ये मैग्नीट्यूड है उसका, आप चाहो तो मोड लगा के लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो A वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ से फॉर्मूला मिल गया मुझे A कैप, तो A कैप को आप A वेक्टर लिख सकते हो। तो सेम फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है P कैप, तो P कैप को मैं लिख सकता हूँ P वेक्टर, तो इसको मैं लिख दूँगा P वेक्टर। तो E वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 2kP वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एक्सियल लाइन पर। आप चाहो यहाँ एक्सियल लिख सकते हो। तो एक्सियल लाइन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब एक बात और करते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे रिजल्टेंट आया, जैसे मैंने इसको रिजल्टेंट इन दोनों के सम से जो मिला था वो रिजल्टेंट था, तो ये ई वेक्टर हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया दोनों का मिलाकर, इसका और इसका मिलाकर, वो कितना है, वो ई है। अब वो आएगा किधर की तरफ, वो इधर की तरफ आएगा या वो इधर की तरफ आएगा। जैसे इसको फिर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि जैसे एक पार्टिकल है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स इधर वर्क कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर वर्क कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजल्टेंट कितना है तो आप इजीली बता दोगे कि 3 न्यूटन है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वो किधर की तरफ है, 3 न्यूटन इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो आप आराम से बता दोगे कि ये ज़्यादा है ये कम है। तो जो फोर्स ज़्यादा है उधर की तरफ रहेगा, तो
तो 3 न्यूटन का जो फोर्स आएगा रिजल्टेंट वो इधर की तरफ आएगा। तो आपने यहाँ कैसे बताया कि जो ज़्यादा है उसकी तरफ, सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे कि हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ था जिसको मैंने डिनोट किया था E प्लस क्यू से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर की तरफ था E माइनस क्यू से डिनोट किया था। अब हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसकी साइड आएगा। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन है उसको चेक करने के लिए हम इनके फार्मूला चेक करते हैं, एक तो ये फार्मूला, एक ये फार्मूला। इसमें माइनस आपको यूज़ नहीं करना मैग्नीट्यूड में, ओनली आपको मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर किसका ज़्यादा है, वो जो माइनस आया वो डायरेक्शन की वजह से आया है। तो माइनस, जैसे अब मैं यहाँ -2 भी लिख दूँ तो कोई -2 का मतलब बस ये है कि वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो वो तो डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा। तो सेम यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो R माइनस ए लिखा हुआ है और यहाँ R प्लस ए लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि R माइनस ए और R प्लस ए में से लार्ज कौन, तो ये लार्ज होगा, R प्लस है। अपॉन की वैल्यू जितनी लार्ज होती है, अपॉन की वैल्यू जितनी लार्ज होती है, टोटल पूरी वैल्यू उतनी स्मॉल होती है। अपॉन की वैल्यू जितनी स्मॉल होती है, टोटल वैल्यू उतनी लार्ज होती है। इसको भी एक एग्जांपल से अगर हम देखें तो 1/2 और 1/8। अब अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, मैं आपसे पूछूं कौन सा लार्ज नंबर है, तो आप बताओगे ये वाला लार्ज है। अब देखो अपॉन की वैल्यू यहाँ पर लार्ज है इसलिए ये नंबर स्मॉल हो गया, अपॉन की वैल्यू यहाँ स्मॉल है इस वजह से ये नंबर लार्ज हो गया। तो अपॉन में जो वैल्यू होती है वो जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी टोटल नंबर उतना लार्ज रहेगा। तो यहाँ ये वैल्यू स्मॉल है और ये वैल्यू R प्लस है, लार्ज है। तो ये स्मॉल है इसलिए टोटल वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ये लार्ज है इसलिए टोटल वैल्यू स्मॉल रहेगी। तो दोनों में से ज़्यादा कौन रहेगा, तो ये वैल्यू स्मॉल होने की वजह से ये वैल्यू लार्ज रहेगी। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू में से जो लार्ज रहेगा, E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, देखो मैं यहाँ मोड लगा रहा हूँ ताकि माइनस का कन्फ्यूजन ही नहीं रहे, मोड लगाने से माइनस हट जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से लार्ज कौन, तो हम बोलेंगे कि ये लार्ज है। ये लार्ज है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो E प्लस क्यू की डायरेक्शन में आएगा या E माइनस क्यू की डायरेक्शन में आएगा। तो अब हमारा क्लियर होता है कि ये लार्ज है ये स्मॉल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और ये डायरेक्शन आपको ध्यान होगी कि ये पी के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हम लास्ट में लाइन भी लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो डाइपोल मोमेंट पी केप की डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्सियल लाइन पे 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन किया हमने एक्सियल लाइन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इस साल भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ।